नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हमेशा की तरह कार्यक्रम गांव किसान में आज भी हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। आज इस कार्यक्रम में खेती किसानी सेगमेंट में हम आपको बताएंगे हर घर आयुर्वेद से जुड़े सेमिनार के बारे में। इसके अलावा हमारा पशुधन में आपको मिलेगी जानकारी मछली पालन की। साथ ही कामयाब किसान में मिलवाएंगे आपको मनोज भाई सोलंकी से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आधुनिकता के इस दौर में लोग अपने प्राचीन परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। वहीं हमारे प्रधानमंत्री की सोच ये है कि लोगों को अपने जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और इस सोच के तहत ही जहां योग को हर घर में पहुंचा दिया गया है, तो वहीं अब जोर है हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को बढ़ावा देने की। हर घर आयुर्वेद पर जोर देते हुए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इस सेमिनार की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां। आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। हम अपने खान पान, रहन सहन में थोड़ी सी तब्दीलियां करके निरोगी जीवन जी सकते हैं। इसी ध्येय को पूरा करने के लिए आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें आयुर्वेद दिवस भी शामिल है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस के लिए आयुष मंत्रालय के शासनादेश को आगे बढ़ाने के लिए AIIA को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। कार्यक्रम की विषय वस्तु है हर दिन हर घर आयुर्वेद। इसके तहत लोगों तक आयुर्वेद और उससे जुड़ी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां न सिर्फ आयुर्वेद के संबंध में हो रही रिसर्च को साझा किया गया, बल्कि तैयार उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार में LG विनय कुमार सक्सेना और AIIA की डायरेक्टर डॉक्टर तनुजा निसारी भी शामिल रही। इस कार्यक्रम में आयुर्वेद के साथ साथ मोटे अनाजों पर भी विचार रखे गए। विशेषज्ञ मानते हैं कि मोटे अनाज अपने आप में दवा का काम करते हैं, क्योंकि वो शरीर में व्याधियां नहीं आने देते, जिससे शरीर बीमार नहीं होता। जरूरत है कि आयुर्वेदा भी उसी मुकाम पर पहुंचे। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अनेकों मंच से योगा और खादी की बात करते आए हैं, जिसकी वजह से ये दोनों आज दुनिया में बहुत पॉपुलर हुए। आज कोई ऐसा देश नहीं है जो योगा से जुड़ा ना हो, कोई ऐसा देश नहीं है जहां खादी बिकती ना हो। ये हमारी पुरानी परंपराएं थीं जो धीरे धीरे लुप्त हो गई थी और उन्हें जरूरत थी एक प्लेटफॉर्म देने की। आयुर्वेदा भी युगों से इस देश में चलाया जा रहा है, यूज किया जा रहा है और पूरी दुनिया में एक समय ऐसा था जो भारत के जो आयुर्वेदा से जुड़े हुए वैद्य हुआ करते थे, हकीम हुआ करते थे, वो अलग अलग जगहों पर जाकर इलाज किया करते थे। लेकिन ये आर्ट धीरे धीरे समय के साथ खत्म होती चली गई। लेकिन मुझे खुशी है कि अब इस आर्ट को दोबारा रिवाइव किया जा रहा है। शायद आपको मालूम होगा कि हमारे समय में ऐसे वैद्य हुआ करते थे जो सिर्फ नाड़ी को पकड़ के ही पूरा रोग बता दिया करते थे। आपको किसी मशीन में अपने ब्लड को या यूरिन को या किसी और चीज को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमने वो दक्षता हासिल की थी, हम उस मुकाम तक पहुंच गए थे। लेकिन
समय के साथ हमारी वो आर्ट धीरे धीरे लुप्त होती चली गई, और जिनके पास वो आर्ट थी उन्होंने उसे दूसरों को ट्रांसफर नहीं किया। तो आज ज़रूरत है कि हम इस आर्ट को फिर दोबारा जगाएं और फिर उसी मुकाम पर ले जाएं जहां वो पहले हुआ करती थी। ऐसा है, जैसा कि आपको मालूम ही है कि जो आयुर्वेदिक डे के संदर्भ में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है आज डिपसारू में। यहाँ पे मैं पिछले 2 दिन पहले भी यहाँ पर था, जब एक ओल्ड एज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था आयुर्वेद के माध्यम से। इस साल का जो उद्देश्य है वो है हर दिन हर घर आयुर्वेद। अगर आप हम लोगों का एक कल्चरल रहन सहन सब कुछ देखते हैं तो उसमें ये पाया गया है कि हम लोग आयुर्वेद को किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ करते हैं, अपनी किचन में, अपने रहन सहन में। आज ज़रूरत है उस बात को रियलाइज़ करने की और उसको ग्लोबल लेवल पे लेके जाने की। जैसा कि पिछले कुछ सालों में आपने महसूस किया होगा कि जो योग है आज करीब करीब 190 कंट्रीज में पहुंच चुका है। जो WHO की आज से 5-7 साल पहले रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से आयुर्वेद भी करीब करीब 100 कंट्रीज में किसी न किसी फॉर्म में प्रैक्टिस किया जा रहा है। पर अब जरूरत है इस आयुर्वेद को भी पूरे 190 के 90 कंट्रीज में लेके जाने की। वो तभी हो पाएगा जो हम इसको दिन पर दिन में यूज करते हैं उसके बारे में पता तो हो कि ये इंफॉर्मेशन आई कहाँ से है। अगर हम देखते हैं कि जो अथर्ववेद, जो कि एक तरीके का माना जाता है कि आयुर्वेद का बेस ग्रंथ है, उसके अंदर रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में, कब उठना है, किस सीजन में किस तरह का खाना खाना है, किस तरह का फूड अच्छा होता है, किस तरह का फूड अच्छा नहीं होता, अगर इसके बारे में उचित ज्ञान हम बचपन से ही अपने बच्चों में, अपनी जनरेशन में दे देते हैं तो एक जो उनकी लाइफ आने वाली है वो एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में सिर्फ औषधों का ही है ऐसा नहीं है, आहार के बारे में भी उतनी ही जानकारी है। अब आहार, पहले तो कोई कंपनियां नहीं थी, पहले खेती से ही होता था, इसका मतलब आहार ही दवा थी। अब उस आहार में जरूरी नहीं है कि जड़ी बूटियों से ही हमेशा चाहिए। आहार यानी शुरू का जो हम जो रोज खाते हैं वो, उसमें ये ओट, एक अलसी, एक ऐसी पुरानी चीज़ है। महात्मा गांधी जी ने अलसी के बारे में बताया और कोइंसिडेंटली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने अभी आह्वान दिया है ये मिलेट्स का और ओट्स का। बाजार में प्रोडक्ट्स आते हैं तब सबको समझ में आ रहा है कि ये ओट्स की कितनी अहमियत है। कार्यक्रम में AIIA की डायरेक्टर डॉक्टर तनुजा निसारी ने बताया कि शुगर और हृदय रोग से संबंधित बीमारियों में मोटे अनाज के सेवन से अच्छे परिणाम लिए जा सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद जो हमारे देश का प्राचीन भंडार है ज्ञान का, उसको बढ़ाना, उसका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। और पुरानी जब कोई भी साइंस विज्ञान इतना पॉपुलर हो जाता है कि जन जन में पहुंच जाता है, तब मानना चाहिए कि वो साइंस प्रत्यक्ष प्रमाणित हो चुकी है। तो मैं तो गांव से आती हूँ, हमारे गांव में कहा जाता था कि हमारी दादी भी कहती थी, हमारे दादाजी भी कहते थे, मोटा खाओ, मोटा पहनो और ऊंचे विचार रखो। ये स्वस्थ रहने के लिए कितने आवश्यक हैं। जिसके ऊंचे विचार होंगे उसको जीवन का स्ट्रेसेस होंगे ही नहीं। और आज की साइंस कहती है कि क्रॉनिक बीमारियां जितनी भी हैं उनमें स्ट्रेस एक फैक्टर है। वो स्ट्रेस का फैक्टर जब कभी आ जाता है तो वो ट्रिगर कर देता है, और ट्रिगर करके जब डिजीज़ बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचर की प्रोसेस उसको कंट्रोल नहीं कर रही है। जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं उन सब में ये स्ट्रेस और नेचर के फैक्टर का अनकंट्रोल्ड होने का फैक्टर सामने आ रहा है। जो मोटा अनाज है उसका मतलब क्या है? ये जो मोटे अनाज हैं इनकी ये प्रकृति के बहुत लाड़े प्याड़े नहीं हैं, ये अपनी स्ट्रगल करके बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जौ है, जौ को उतने पानी की आवश्यकता नहीं है,
उसी तरह से मिलेट है, उसको उतने पानी की आवश्यकता नहीं है, और ये एडवर्स एनवायरनमेंट में भी बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। तो हम जब इनको खाएंगे तो हमारे शक्ति की वो, हमारे शरीर की वो शक्तियाँ भी पुरस्कृत होंगी और बढ़ेंगी, तो हम जरा सी भी एडवर्सिटीज़ में बीमार पड़ेंगे ये नहीं होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को तो भगवान ने अद्भुत क्षमताएं दी हैं, उसके पीछे भी उनका जो स्पिरिचुअलिटी है और जाने कितना बड़ा ज्ञान उन्होंने पाया है, साधुओं के बीच में जाके हिमालय में घूम घूम के। हमारा देश बड़ा भाग्यशाली है कि वो आज हमारे देश के लीडर हैं और हमारे देश को वो चीज़ें समझा रहे हैं जिनको हम भूल रहे थे। तो ये बहुत आवश्यक है। मोटा अनाज हमारे देश को स्वस्थ बनाएगा और हमारी किसानों को भी समृद्ध बनाएगा, क्योंकि वो ये उस जगह होते हैं ये अनाज जहाँ की हमारी उतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो उन असुविधाओं में भी जब वो मोटा अनाज पैदा करेगा तो उसको भी इकोनॉमिक होगी और समृद्ध रहेगा और हम पूरा देश स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मछली पालन के बारे में अगले सेगमेंट हमारा पशुधन में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें हम आपके लिए पशुपालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मछली पालन के बारे में। जी हाँ, मछली पालन में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और किसान मछली पालन से जुड़कर बेहद ही अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार मछली पालन के लिए कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है। मछली पालन का काम ठहरे हुए पानी और बहते हुए पानी दोनों में किया जा सकता है। बहते हुए पानी में मछली पालन को रिसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम यानी RAS कहा जाता है। रिसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम से मछली पालन करने में लगभग 20 लाख रुपए की लागत आती है। इसमें आपको केवल 5 लाख रुपए की राशि जुटानी होती है, जबकि शेष 15 लाख रुपए के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत आपको लोन मिल सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार की तरफ से लोन में कुछ सब्सिडी भी मिलती है। वैसे तो मछली पालन के लिहाज से हर महीना अहम होता है, लेकिन अप्रैल महीना काफी ज्यादा खास होता है, क्योंकि इस महीने को मछली पालन के लिए नए और पुराने तालाबों की साफ सफाई करने के लिहाज से उचित माना जाता है। यही वजह है कि अप्रैल महीना मत्स्य पालन करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। तालाब में मछली बीज डालने के 25 दिन बाद मछलियां आनी शुरू हो जाती हैं। 12 महीने के बाद 1 से 1.5 किलो की हो जाने पर मछलियों को तालाब से बाहर निकाल कर बेचना चाहिए। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। देश के कई राज्यों में मछली हैचरी हैं, जहां से बीजों को हासिल किया जा सकता है, जैसे कि दिल्ली, सहारनपुर, हरिद्वार, आगरा वगैरह। हर जिले में मछली पालन विभाग होता है, जो मछली पालकों को हर संभव मदद प्रदान करता है। नया काम शुरू करने वालों को मछली पालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मछली पालन के लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर जिला मछली पालन विभाग में जमा करना होता है। यहाँ आपके प्रोजेक्ट पर विचार करने के बाद उसे फाइनेंस के लिए आगे भेज दिया जाता है। एक बार मछली पालन का काम शुरू होने से आप इससे लगातार कमाई कर सकते हैं। 1 एकड़ तालाब से आप हर साल लगभग 5 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। बारिश न होने के कारण तालाबों, पोखरों तथा नहरों में पानी नहीं होने के कारण मछलियां भी पर्याप्त मात्रा में बाजार में नहीं मिल रही हैं। ऐसे में मछली पालन व्यापार प्रचलित होता जा रहा है। आज भारत के बहुत से किसान फिश फार्मिंग करके अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं और मछली पालन व्यापार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मछली पालन के कारोबार में थोड़ी सी लापरवाही और जानकारी के अभाव से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए मछली पालन की जानकारी लेना अति आवश्यक है। मछली पालन के लिए अप्रैल के महीनों में तालाब की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आप छोटे या बड़े तालाब की खुदाई करवा सकते हैं।
तालाब की अच्छी तरह खुदाई होने के बाद 20 दिनों तक तालाब को इस तरह सुखा लेना चाहिए कि नीचे की जमीन पर दरार बन जाए। इसके बाद उसमें पशुओं के गोबर या मुर्गियों की 400 किलो की खाद और 50 किलो चूना डाल देना चाहिए। इसके बाद तालाब की गहरी जुताई करके उसमें पानी भर देना चाहिए। तालाब में पानी 3 फीट से कम और 4 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर आप मछली पालन करने जा रहे हैं तो आपको तालाब में पानी की कमी ना हो, इसके लिए पानी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। मछली पालन शुरू करने के लिए भूमि का चयन ऐसी जगह ना करें जहां ढलान हो या बाढ़ आने की संभावना हो। साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि उस स्थान की वायु प्रदूषित ना हो। इसके अलावा इस बात पर गौर करें कि नदियों और झीलों या पंपिंग सेट से आने वाला पानी दूषित ना हो। मत्स्य विकास के लिए मछलियों को उत्तम खाद्य आहार खिलाना आवश्यक होता है। हमेशा मछली को उत्तम ताजे भोजन के समान पुष्टिकारक और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन ही देना चाहिए। बहुत से किसान मत्स्य पालन करने के लिए तालाब की खुदाई तो करवा लेते हैं, लेकिन उनकी समस्या होती है कि किस प्रजाति की मछली का पालन व्यवसाय में अच्छा रहेगा और किसमें अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से मछलियों के भाव ज्यादा और कम हो सकते हैं। आपको मत्स्य हैचरी के पास अनेक प्रकार की मछलियों की प्रजाति मिलेंगी। इनमें रोहू मछली, कतला मछली, मांगुर मछली, कवई मछली, मृगल मछली, ग्रास कार्प मछली, सिल्वर कार्प मछली, तिलापिया मछली, फंगासियस मछली, चीपल मछली शामिल हैं। इन सभी प्रकार की मछलियों के बीज आपको आसानी से मिल जाएंगे। वही बात मछली पालन के फायदों की करें तो बहुत छोटे किसान कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं मछली पालन। मछलियों के कारोबार में मंदी नहीं आती। खेतों में छोटा तालाब बनाकर शुरू कर सकते हैं मछली पालन। पशुपालन, मुर्गी पालन, खेतीबाड़ी के साथ मछली पालन करना आसान। मछलियों को प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। मछली का उपयोग मांस के रूप में खाने के लिए तो किया जाता है, साथ ही मछली के तेल से अनेक प्रकार के उत्पाद भी बनाए जाते हैं। मछली पालन करने वाले किसानों को सरकार कम ब्याज पर लोन भी दे रही है, ताकि अधिक से अधिक किसान मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े। अगर आप मछली पालन से संबंधित ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो विभिन्न राज्यों के जिले में भी मछली पालन विभाग होता है, जहां से मछली पालन से संबंधित जानकारी मिलती है। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इस माह से सर्दी की दस्तक शुरू हो जाती है। ऐसे में पशु को ठंड से बचाने के उपाय करें। सर्दी के मौसम में गाय व भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ऐसे में पशु के लिए संतुलित आहार व आवास का उचित प्रबंध करें। एफएमडी का टीकाकरण अगर नहीं करवाया हो तो करवा लें। बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से घाव को धोते रहना चाहिए व पशु चिकित्सक से सलाह लें। इस समय पशु को एंथ्रेक्स का टीकाकरण भी करवा लें। बकरियों व भेड़ों को पीपीआर का टीका लगवा लें। ठंड से बचने के लिए पशुओं को रोज 25 से 50 ग्राम गुड़ खिलाएं। दुधारू पशुओं को 50 से 100 मिलीलीटर तरल कैल्शियम फास्फोरस पिलाएं। पशु की डीवर्मिंग पर ध्यान दें। यदि समय ज्यादा निकल गया है तो डीवर्मिंग करा लें। पशुओं को एसिडोसिस यानी अफरा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा और दाना दें। इस माह में भेड़ पालक ऊन उतरवाने का काम कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए उनके आवास, आहार व स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। पशुशाला को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मछलियों के तालाब में क्या रखें सावधानी। मछली पालकों की अनदेखी ना बन जाए परेशानी। सर्दियों के मौसम में मछलियां हो सकती हैं बीमार। क्या हैं रोग के लक्षण, क्या करना होगा उपचार। देखिए मछलियों को सर्दियों में होने वाले रोग, लक्षण और बचाव अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए अब मिलवाते हैं हम आपको एक कामयाब किसान से। जी हाँ, किसान खेती किसानी के साथ साथ गौ पालन भी जरूर करते हैं और इसका फायदा ये है कि जहाँ इससे आपकी खाद्य जरूरतें पूरी होती है, तो वहीं अगर आप प्राकृतिक खेती को अपना ले तो दोहरा फायदा आपको हो सकता है। कुछ ऐसा ही किया है मनोज भाई सोलंकी ने। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से मनोज भाई सोलंकी गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इसमें उन्हें अच्छी खासी सफलता हासिल हुई है। दूर दूर तक इस खेत में फैली हरियाली के पीछे एक युवा सोच और अथाह मेहनत छुपी है। जयपुर के कोटपुतली के रहने वाले युवा किसान लेखराम उच्च शिक्षा लेने के बाद अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में कर रहे हैं। लेखराम इस समय करीब 350 एकड़ भूमि में बागवानी फसलें और सब्जियों की सफल खेती कर रहे हैं, वो भी जैविक तरीके से। उनके बागों में आपको अमरूद, किन्नू, अंजीर, आम, चीकू जैसे कई तरह के फल मिल जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने औषधीय पौधों की खेती भी कर रखी है। औषधीय पौधों में लेमन ग्रास, आंवला, एलोवेरा जैसे पौधे शामिल हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना स्टार्ट किया 2018 से। सबसे पहले 2-2 फीट के ऊपर एलोवेरा लगाया, फिर उसके बाद इंटरक्रॉपिंग में 15-15 फीट के ऊपर लेमन लगाई, लेमन, स्वीट लाइम, ग्रीन लाइम, और बाउंड्रीज के ऊपर मालबार नीम लगाए। इस तरह से मल्टी क्रॉपिंग करके सिंगल एकड़ को 4 एकड़ में कन्वर्ट किया। 1 ईयर तो मैंने जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट यूज़ करे थे। फिर एक दिन ऐसे ही यूट्यूब देख रहा था तो गुरुजी ताराचंद बेल जी का एक वीडियो सामने आया एनर्जी से रिलेटेड। तो मैंने वो देखा, सुना उसको, और फिर मैंने उसको अपने यहाँ पे फार्म के ऊपर अप्लाई किया। उन्होंने जो अपना 10-15 साल जो 15 साल उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस फार्मिंग के अंदर किया उसको उन्होंने शेयर किया है। एक तो उन्होंने बोला है कि ये जितनी भी नेचर है, वो प्रकृति जो है वो एनर्जी से बनी है, मतलब हर चीज़ की एनर्जी है, और एनर्जी जो है वो एक फॉर्म टू दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होती है। उनके कुछ फॉर्मूला हैं जो कि सुगंधित पुष्टि वर्धनम के ऊपर आधारित हैं, कि जहाँ पे सुगंधी होएगी वहीं पर ही वृद्धि होती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की हो, चाहे वो सजीव किसी भी प्लांट की हो, एनिमल की हो, किसी की भी हो, जीव की हो। उनका ये स्टेटमेंट रियल में जब यहाँ पे अप्लाई करा गया तो वो बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रहा है। दूसरा उन्होंने बोला कि जीव जीवस्य जीवनम, कि एक जीव से ही दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है, फिर हम क्यों केमिकल डाल के अपनी धरती माता को या सोयल को ख़राब कर रहे हैं। तो उन्होंने बायोकल्चर, जितने भी बायोकल्चर होते हैं, जैसे उन्होंने अपना खुद का डेवलप किया हुआ जैव रसायन बनाया, खट्टा, मीठा और कड़वा, वो मैंने इन पौधों के ऊपर अप्लाई किया। तो ये सब उनके बहुत अच्छे फार्मूलाज हैं और सभी किसानों को यूज़ करने चाहिए। कोई केमिकल नहीं है, आप घर पे आराम से उसको बना सकते हो और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हैं उसके। किसानों के ऑल ओवर इंडिया से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी ये लोग अप्लाई कर रहे हैं इस फार्मूलाज को। राजस्थान जैसे प्रदेश में सफल कृषि करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ मौसम में काफी असमानताएं हैं। साथ ही पानी की कमी अच्छे से अच्छे खेत को प्यासा कर देती है। ऐसे में लेखराम पानी की बचत पर भरोसा करते हैं और फसल में ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कम से कम पानी में अच्छी पैदावार मिल सके। फ्रूट्स का प्लांटेशन करो 20-20 फीट पे, 15-15 फीट पे, 2-3 साल उसको, जब तक वो बड़ा ना हो आप उसमें कुछ भी इंटरक्रॉप कर सकते हो। आप ट्रेडिशनल फार्मिंग भी कर सकते हो, उसके अंदर आप गेहूं लेना चाहो गेहूं भी हो जाएगा, आप सरसों की कल्टीवेशन करना चाहो सरसों भी हो जाएगा, बाजरा भी हो जाएगा, और 3 साल में आपके पौधे भी हो जाएंगे। और पौधों से फिर इनकम आपसे आराम से आपको 20-25 साल कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो धीरे धीरे करके पानी भी कम हो रहा है, तो अपने को कोशिश करनी चाहिए कि हर एक फार्मर को प्लांटेशन, फ्रूट्स का प्लांटेशन जरूर कर देना चाहिए। और पानी की बचत के लिए हमें सबसे अच्छा है अपने को ड्रिप सिस्टम यूज़ करना चाहिए, इससे पानी भी सेव रहेगा। और दूसरा, जितनी रिक्वायरमेंट है पौधे को उतना ही पानी उसके पास पहुंचेगा, तो इससे पानी का वेस्टेज जो है वो कम से कम होएगा।
वेंचुरी सिस्टम और ड्रिप सिस्टम का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि अपने को कोई भी बायो कल्चर देना है या कोई भी बायो फर्टिलाइजर देना है, गौमूत्र देना है या अपने को कोई कल्चर देना है, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बेसियाना, मेटारिजियम, जो भी अपने को देना है वो हम ड्रिप के थ्रू बहुत ईजिली दे सकते हैं। अदरवाइज़ मैन पावर इतना लग जाएगा कि जितना इनकम नहीं होएगा उतना मैन पावर में चला जाएगा। तो ड्रिप सिस्टम एक बार का खर्चा है, उसके बाद अगर हम इसकी सही से केयरिंग करते हैं तो 4-5-6 साल बड़े चलता है। सफल जैविक खेती के लिए पशुपालन बेहद जरूरी है। लेखराम मानते हैं कि पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते रहते हैं। इसीलिए लेखराम के फार्म में गाय, मुर्गी, बतख और खरगोश जैसे पशु मिल जाएंगे जो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इनके मलमूत्र से जहां खाद मिलती है वहीं मिट्टी में मौजूद कीटों का सफाया करके खेत को स्वस्थ बनाते हैं। खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक है। अगर आप खेती कर रहे हो तो अगर आप पशुपालन नहीं कर रहे हो तो फिर आपका खेती करना व्यर्थ है, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन सबको ये खा लेते हैं। ठीक है, दूसरा इनको भी हैप्पीनेस रहते हैं, ये ओपन एनवायरनमेंट में आराम से घूम फिर रहे हैं। ठीक है, इनको देख के हम भी बहुत खुश होते हैं। अच्छा, इनसे क्या होता है कि गर्मियों में एक तो इनसे हम हैचिंग से अंडे निकाल लेते हैं मुर्गियों से, और सर्दियों में ये आराम से क्या होता है सेल आउट हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है लोकल जो ग्रामीण जो लोग हैं ना वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी देसी मुर्गी के अंडे यूज़ करते हैं ताकि उनको जुकाम, सर्दी, खांसी ये सब ना हुए, और अच्छा सेल हो जाता है। 50-70 रुपए में आराम से एक अंडा आराम से सेल हो जाता है। भारत में खेती के मायने बदल रहे हैं। ऐसे युवा पुरानी तकनीकों को नए रूप में अपनाकर खुद भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं और बाकी युवाओं का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम गांव किसान में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए थे, हमें उम्मीद है कि इससे आपको जरूर फायदा होगा। इस कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।